गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज मैं क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के अपने इस 8वें क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक के सभी प्रश्नों को बताऊंगा। ये देखा जाएगा कि ये कौन से ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास दिया गया है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपोगेशन? ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर बी लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर सी ए और बी दोनों, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अलैंगिक प्रजनन, क्योंकि जब माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, और सूक्ष्म जीव में ज़्यादातर सूक्ष्म जीव अलैंगिक प्रजनन द्वारा ही अपनी जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अलैंगिक प्रजनन की बहुत सारी विधियों को हम लोगों ने देखा है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन अर्थात द्विखंडन, बहुखंडन, या मुकुलन यानी बर्डिंग। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है कि सूक्ष्म जीवों के प्रवर्धन के लिए, सूक्ष्म जीवों की अगर वृद्धि हमें चाहिए तो इन सब प्रोसेस को अपनाना होगा, जो कि अलैंगिक विधि होगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो अलैंगिक प्रजनन होगा, बाकी हमारे ऑप्शंस जो होंगे वो गलत होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे पूछा गया है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। पहला है प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। नंबर बी है स्थानांतरण, और नंबर सी है ए तथा बी दोनों, और नंबर डी है डीएनए प्रवर्धीकरण, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को हम लोग शॉर्ट में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग होता है डीएनए के किसी खास खंड को एम्प्लीफाई करके यानी बड़ा करके उसका स्टडी करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि पीसीआर एक विधि है जिसमें डीएनए खंड का मल्टीपल कॉपी तैयार किया जाता है। इसका उपयोग किसी निश्चित डीएनए खंड को एम्प्लीफाई करने में किया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में किस जगह पे लिखा गया है एम्प्लीफाई करने से संबंधित चीज़ों को। तो पहला लिखा गया है प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, तो ये गलत होगा। दूसरा लिखा गया है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन, तो ये भी गलत है। और नंबर सी में है ए तथा बी दोनों, तो ये होगा नहीं, और ये होगा डीएनए का प्रवर्धीकरण यानी कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये सही है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन हमारा सही ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। इसमें पूछा गया है कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। कॉपर टी का क्या काम होता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो पहला है अंडोत्सर्ग को, ओव्यूलेशन को। नंबर बी है अंडे की परिपक्वता को यानी कि एग मैच्योरेशन को, और नंबर सी है निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर टी का उपयोग फीमेल के द्वारा किया जाता है जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जनन अंगों में लगाया जाता है कॉपर टी को, जो कि स्पर्म को और एग को मिलने से रोकता है। तो रोकने का काम करता है यानी कि एग और स्पर्म को एक दूसरे से नहीं मिलने देता। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये निषेचन को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास है, निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट? ऑप्शन है खंडित जीन, स्प्लिट जीन,
नंबर बी ट्रांसपोजेन या जंपिंग जीन या बी तथा सी दोनों। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांसपोजेन और जंपिंग जीन एक ही चीज़ होता है, जो ट्रांसपोजेन है वो जंपिंग जीन है। तो यहाँ पे अलग अलग हम ऑप्शंस में इसको नहीं छांटेंगे। तो ट्रांसपोजेन तथा जंपिंग जीन डीएनए का वैसा सीक्वेंस होता है जो स्थान बदल लेता है, एक जगह से दूसरे जगह अपना पोजीशन चेंज करते रहता है, यानी कि वो मोबाइल होता है। तो यहाँ पे खंडित जीन जो दिया गया है ये ऑप्शन में नहीं होगा, और ट्रांसपोजेन सही है और जंपिंग जीन भी सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी और सी दोनों होगा। हमारे पास जो मार्केट में बहुत सी किताब उपलब्ध है, मैंने देखा है ऑप्शन में, वहाँ पे बहुत से बुक्स में ऑप्शंस गलत हैं, गलत आंसर दिया गया है। आप यहाँ ध्यान दे के देख लें और फिर टेक्स्ट बुक में इसका स्टडी कर लें। जो सही ऑप्शन है वो बी और सी होगा, यानी कि ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अगला, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग? पहला है एंथ्रोपोइडी तथा पोगिडी, दूसरा है प्राइमेट्स तथा पोंगिडी, और सी है प्राइमेट्स तथा होमोनिडी, और डी है इनमें से कोई नहीं। यदि हम मनुष्य के क्लासिफिकेशन को देखें, बायोलॉजिकल रूप से हम क्लासीफाई करें, तो किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत मनुष्य आता है, जिसका फैमिली होमोनिडी है और ऑर्डर है प्राइमेट। तो हम देखेंगे कि होमोनिडी और प्राइमेट कहाँ है। तो यहाँ पे प्राइमेट और होमोनिडी दिया गया है सी में, तो हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? सीड्स विथ एंडोस्पर्म इज नॉन एज। तो वह सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा हम उसमें देखेंगे कि एंडोस्पर्म कहाँ लिखा हुआ है, एंडोस्पर्मिक सीड कहाँ लिखा हुआ है। तो देखें कि यहाँ पे एपोकार्पिक लिखा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर दिया है बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी, तो ये भी नहीं होगा। और इंडोकार्पिक दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। एंडोस्पर्मिक बीजों में एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो एंडोस्पर्मिक बीज होगा। एंडोस्पर्मिक बीज हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है, रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी के रोगजनक हैं? रिट्रोवायरस इज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, बोथ ए एंड बी। तो रिट्रोवायरस वैसे विषाणुओं का समूह है, वायरस का ऐसे समूह होता है जो एड्स की बीमारी को फैलाता है ये, और साथ ही साथ ये कुछ प्रकार के कैंसर्स के काइंड का भी कारण होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध है उसमें सिफिलिस दिया गया है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, एड्स होगा, फाइलेरिया और बोथ वाला ऑप्शन होगा नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 जो हमारे पास है, निम्न में प्लाज्मिड कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड? बाम फर्स्ट, ईसीओआर फर्स्ट, PBR 322 और हिंड थर्ड। तो प्लाज्मिड जो यहाँ पे जो दिया गया है वो है PBR 322। ये विश्व में बनने वाला पहला प्लाज्मिड था, जिसे 1977 में बनाया गया था। ये प्लाज्मिड पहले क्या होता है इसको जान लें। कहता है कि प्लाज्मिड वेक्टर डबल स्ट्रैंड DNA मॉलिक्यूल होते हैं। प्लाज्मिड द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी DNA को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो इसे सबसे पहले जो बनाया गया था
PBR 322 जो है इसे बनाया गया था, जो आर्टिफिशियल रूप से इसे बनाया गया था सन 1977 में। इसका उपयोग जीन क्लोनिंग के प्रयोगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 हमें दिया गया है, निम्न में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन? ऑप्शन है मरकरी, नंबर बी DDT, नंबर सी बोथ ए एंड बी, और नंबर डी है SO2। तो जैव आवर्धीकरण यानी कि बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ जैसे कि जहरीले जो भी पदार्थ हैं वो टॉक्सिक पदार्थों का एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर तक जाने के बाद, जैव स्तर जो होता है भोजन का, वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के बाद लगातार टॉक्सिक चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाए, तो यह प्रक्रिया बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ जो मरकरी जो पारा दिया गया है ये भी जहरीला पदार्थ है, ये भी टॉक्सिक पदार्थ है जो कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने के बाद इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ DDT का भी वही हाल होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाने पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा A एंड B बोथ, तो हमारा ऑप्शन C सही है। और अगला जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 80, जिसमें दिया गया है कि ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, पहला दिया गया है घोंघा स्नेल में, या तिलचट्टा कॉकरोच में, या पिकॉक मोर में, या मनुष्य में। तो अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि मानव मादा में जो क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है वो XX होता है। ड्रोसोफिला में भी मानव की तरह ही XX होता है मादा में। नर में मानव में XY होता है और ड्रोसोफिला में भी नर में XY होता है। जबकि पक्षियों का अगर स्टडी किया जाए तो वहाँ नर में ZZ और मादा में ZW टाइप का क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेता है। तो यहाँ पे देखें कि पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पक्षी मोर है, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो मोर होगा। आशा है आज के इस 10 प्रश्नों को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नए 10 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।